नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनको कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आप समर्थन कैसे करेंगे? यानी कि जो भारत है, क्या वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है? बिल्कुल, हम इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं भारत की जो कि उसे लायक बनाती है यूएनओ का मेंबर बनने के। देखो, जैसे कि अगर कोई देश यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहे तो उसकी बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए। अब हमसे बड़ी जनसंख्या किसकी होगी? हम चाइना के पास पहुंचने वाले हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या दूसरे नंबर पे हमारी ही है। तो जनसंख्या में भी हम बहुत आगे। एरिया की बात कर लो, जितने बड़े यूरोप के बड़े बड़े देश हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर हैं, उन जितने तो हमारा एक एक राज्य है। तो भारत एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। अब इकोनॉमी की बात कर लो, अब भारत जो है बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से निकल रही हैं। आज जो है पैसे में भी भारत किसी से कम नहीं है, तो भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है। उसके अलावा आप सेना की बात कर लो, भारत की सेना भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी सेना है भारत की। तो भारत जो है आज के टाइम पर सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक शक्तिशाली अंग है, यानी कि यूएनओ की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जो सुरक्षा परिषद है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कही जाती है यूएनओ की। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है। यानी यूएनओ का जो सबसे मेन काम है ना, विश्व में शांति बनाना, वो ये वाला डिपार्टमेंट करता है, सुरक्षा परिषद। परंतु पिछले कुछ वर्षों में इसमें संगठनात्मक कमियां सामने आने लगी है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी जैसे बना हुआ है, उसमें कुछ कमियां लोग अब बता रहे हैं, कमियां निकालने लगे हैं। इसलिए इसमें सुधार की मांग की जाने लगी है। इसलिए इसमें क्या कह रहे हैं लोग कि इसमें सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, का कहना है कि जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। यानी कि पहले इसमें 50 के करीब देश थे, आज इसमें 190 प्लस देश हैं। तो जिस हिसाब से यूएनओ में मेंबर बढ़े हैं, उस हिसाब से यूएनओ के इस डिपार्टमेंट में यानी सुरक्षा परिषद में मेंबर क्यों नहीं बढ़े? तो स्थायी सदस्य कभी पहले थे 5 के 5, वही आज तक हैं। तो भारत कहता है कि हमारे जैसे देशों को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो नए नए देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अतः सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यही कह रहा है कि उसे और लोकतांत्रिक बनाने के लिए, यानी और अच्छा बनाने के लिए उसमें मेंबर्स बढ़ाने चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार है, जिसके निम्नलिखित कारण है। यानी भारत बिल्कुल मेंबर बनने के लायक है, उसमें वो सारी खूबियाँ हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है, भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश है। वही जो मैंने आपको बताया, पहले पे चाइना है, दूसरे पे कौन आता है? भारत। तो आबादी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है, यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/5 भाग तो भारत में ही रहता है। दूसरा पॉइंट, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हमेशा जो सरकारें बनी हैं वो लोगों ने खुद चुनकर बनाई हैं, हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होकर सरकारें बनी हैं। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। थर्ड देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई प्राय सभी पहलकदमियों में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी कि यूएनओ के जो भी काम हुए हैं आज तक, हमेशा भारत ने उसको सपोर्ट किया है। यूएनओ के बनने के 6 दिन के अंदर ही भारत ने जो है वो साइन कर दिए थे यूएनओ में, और भारत उसका मेंबर बन गया। तो जब से यूएनओ बनाया तब से ही भारत क्या है, यूएनओ के सपोर्ट में खड़ा है। तो ये बात भी बहुत अच्छी है भारत की। फोर्थ पॉइंट देखो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के नीचे कई देशों में शांति स्थापना के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। यूएनओ को जब भी जरूरत हुई तो इंडियन आर्मी गई है वहाँ पे शांति बनाने। अफ्रीका के देशों में बहुत बार जो है इंडियन आर्मी गई है वहाँ पे शांति स्थापना के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखो, भारत विश्व में तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति है। आज भारत में सब कुछ आप देख सकते हो, बहुत पैसा आज जो है इंडिया के लोग कमा रहे हैं, ट्रेड में, बिजनेस में बहुत आगे हैं। टाटा का नाम सुनते हो आप, अंबानी का नाम सुनते हो, अडानी का नाम, बिड़ला का नाम, ये ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी है आज वो बहुत तगड़े तरीके से डेवलप हो रही है। अब देखो अगला पॉइंट, भारत ने नियमित तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान दिया है। यानी यूएनओ का जो बजट है उसमें रेगुलरली भारत ने पैसे दिए हैं। अब देखो सेवंथ पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। यानी कि यूएनओ जो है
उसमें जितने भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम हुआ है इंडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। हमेशा इंडिया जो है यूएनओ का सपोर्ट करता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि भारत को इस लायक बनाती है कि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार बन सके। उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मानवाधिकारों की रक्षा करता है वो, लोकतांत्रिक है वो, ठीक है। उसके अलावा यूएनओ को हमेशा सपोर्ट किया है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो, उसके अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लोकतांत्रिक देश है ये, तो हर चीज़ में इंडिया जो है वो आगे है। तो जो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि भारत जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद वाला। इसमें आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लेना। अब देखो 10th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रियान्वयन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को लागू करना, किसी काम को करना, वही होता है क्रियान्वयन। तो देखो जो यूएनओ को सुधारने की बातें कही गई हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो इसमें जो हमें ये बताना है कि जो हम कहते हैं कि उसमें स्थायी सदस्य हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, भारत जैसे देशों को उसमें एंट्री मिलनी चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है कि उस चीज़ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो देखो इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में निसंदेह समस्याएं आ रही है। ये कह रहे हैं समस्याएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि किस मापदंड के आधार पर सुरक्षा परिषद की स्थायी व अस्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा जाए। पहली समस्या तो है ये। मानदंड का मतलब है या मापदंड का मतलब है कि किस क्राइटेरिया के बेस पर जो है परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर है उनको डिसाइड किया जाए। यदि हम मानव अधिकार के अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाते हैं तो ऐसे देशों की संख्या बहुत अधिक है जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यानी कि अगर हम ये रिकॉर्ड देखें कि भाई जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को बचाया, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं। नेपाल ने कौन से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, तो भारत के साथ नेपाल भी दावेदार हो गया, ठीक है। ऐसे ही भूटान हो गया, ऐसे ही बहुत सारे देश आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। तो ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं रख सकते कि सिर्फ हम ये देखें कि भाई किसने शांति बनाई, किसने मानवाधिकारों को बनाया है, ठीक है। तो सबको मेंबर थोड़ी बना सकते हैं परमानेंट। तो यही बात कह रहे हैं कि ऐसे नहीं देख सकते हम। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि मानवाधिकारों का सिर्फ रिकॉर्ड हम नहीं देख सकते। उसके बाद देखो, अतः सभी को सुरक्षा परिषद की सदस्यता नहीं दी जा सकती, इसीलिए सभी को हम क्या नहीं दे सकते, परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे सकते। एक समस्या यह है कि सदस्य देशों को भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए या किसी अन्य आधार पर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी इसके मेंबर हैं उसको भौगोलिक आधार पर दिया जाना चाहिए। भौगोलिक का मतलब है ज्योग्राफिकली, जैसे कि एशिया के देशों को दे दो, यूरोप के देशों को दे दो। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई कि सिर्फ यूरोप के देशों को बना देंगे। तो ये कह रहे हैं भौगोलिक आधार पर दे दें, तो ये बात भी ठीक नहीं है। यदि हम आर्थिक आधार पर सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाते हैं तो विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। देखो पहले में कह रहे थे मानव अधिकारों का अगर क्राइटेरिया रखें तो ऐसे बहुत सारे देश मिल जाएंगे, मानव अधिकार वाली बात भी दिक्कत करेगी। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये देखें कि भौगोलिक आधार पर दे दें तो इससे तो साफ भेदभाव होगा। एक एरिया के लोगों को तो सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी दूसरे देश जो हैं उनको दिक्कत होगी। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं आर्थिक आधार को अगर माने, यानी इकोनॉमिक चीज़ को हम देखें, यानी जो अमीर हैं उनको बनाने की बात करें तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। इससे तो जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं उनके साथ भेदभाव होगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है भाई। आगे देखो, अब कुछ विद्वानों का विचार है कि 5 स्थायी सदस्यों की वीटो की शक्ति समाप्त कर देनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं भाई इस वीटो पावर को ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो इन 5 को स्पेशल पावर मिली है इसी को ख़त्म कर दो। परंतु ऐसे किसी प्रस्ताव पर स्थायी देश सहमत नहीं होंगे। अब देखो जिनको हटाने की बात हो रही है वो मानेंगे इस बात को, अमेरिका मानेगा इस बात को। तो वर्ल्ड पावर है, बहुत पैसा है, बहुत नाम चलता है, बहुत हर जगह पे उनका प्रभाव है, तो वो इस बात को क्यों मानेंगे भाई हमें हटा दो यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप से। उन्होंने तो पैसा दे देकर, इतना सपोर्ट दे देकर वहाँ पे अपने को इतने हाई लेवल तक पहुँचाया है, और वो ऐसे कहेंगे कभी कि हमें हटा दो परमानेंट मेंबरशिप से। तो अगर ये एक बात कही जाती है कि वीटो को ख़त्म कर दो, इन 5 के अधिकार छीन लो, तो इस बात के लिए वो 5 कभी राज़ी नहीं होंगे, और राज़ी नहीं होंगे तो उसको करा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार की समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है भाई। आपको इसमें सबसे मेन क्वेश्चन बनेगा सुरक्षा परिषद का ही, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद है क्या, उसकी संरचना कैसी है, उसके काम क्या है, उसमें क्या क्या सुधार चाहिए,
और सुधार करने में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो आप वो अच्छे से बता दोगे। मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियोज़ में ये पढ़ा रखा है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। ठीक है, तो उनको बस जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना ही आप समझ लो, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी है। तो उसी से आपको सोच समझ के क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो ये सुरक्षा परिषद वाला क्वेश्चन है, ये तो आपसे कई बार पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। और एक वो क्वेश्चन कि भारत उसका सदस्य कैसे बन सकता है। ये दो क्वेश्चन तो आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। इन दो क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना आप। अब देखो 11वां क्वेश्चन। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं? अपरिहार्य का मतलब है इम्पोर्टेंट मानने के। ठीक है, ये बात कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है यूएनओ नहीं सुलझा पाया है, पर आज भी पूरी दुनिया इसे बनाए रखना चाहती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो, जो इसकी कमियां हैं वो तो हैं, पर इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। इसने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं पूरी दुनिया में जिनसे कि बहुत देशों का भला हुआ है। तो इसीलिए इसे बहुत सारे देश बनाए रखना चाहते हैं। इसने आज तक 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया। ठीक है, सभी देशों में शांतिपूर्वक चीज़ों को निपटाया, कभी किसी में झगड़ा नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसने जो है बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो वही हमें पढ़नी है कि इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं यूएनओ की। देखो, पहला पॉइंट है राजनीतिक उपलब्धि, यानी पॉलिटिकल एरिया में इसने क्या क्या अचीव किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ विवाद इस प्रकार हैं। रूस ईरान विवाद, यानी ईरान की और रूस की जब लड़ाई हुई थी उस चीज़ को भी किसने सुलझाया था? यूएनओ ने। यूनान का विवाद भी किसने सुलझाया? यूएनओ ने। सीरिया और लेबनान की जो प्रॉब्लम थी उसको भी कौन फेस कर रहा है? अभी यूएनओ कर रहा है। उसको संभालने का काम कौन कर रहा है? यूएनओ कर रहा है। इंडोनेशिया की जो समस्या हुई उसको भी यूएनओ संभालता है। कोरफू चैनल विवाद, चैनल का मतलब होता है जो पानी वाला एरिया था, उसको लेकर जब विवाद हुआ तो उसको भी किसने संभाला? यूएनओ ने संभाला। कोरिया की समस्या जब हुई तो भी यूएनओ ने संभाली। स्वेज नहर की जब प्रॉब्लम हुई तो भी यूएनओ ने संभाली। कांगो की, यमन की, कुवैत और इराक वाली चीज़ थी जिसके ऊपर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे भी तो यूएनओ ने ही हेल्प की थी। इन सारी प्रॉब्लम्स में किसने हेल्प की है? यूएनओ ने। तो ये उसकी उपलब्धियां हैं। इतने अच्छे तरीके से उसने काम किया है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते। तो पहला पॉइंट है उसकी राजनीतिक उपलब्धियां। अब देखो आप सेकंड पॉइंट, निशस्त्रीकरण। नी मतलब नहीं, शस्त्रीकरण मतलब हथियार बनाना। तो हथियारों पर रोक लगाने का काम भी किसने किया है? यूएनओ ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया, यानी कि हथियारों पर रोक लगाने की बात यूएनओ ने हमेशा की है। तीसरा पॉइंट, अंतरिक्ष का मानव कल्याण के लिए प्रयोग, यानी कि जो अंतरिक्ष यानी कि जो स्पेस है उसका यूज़ अच्छे तरीके से हो, वहाँ पे गलत चीज़ें ना हो, ये भी कौन संभालता है? यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ही महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यानी ठीक है, समझे आप कि यूएनओ ने कहा है कि जो अंतरिक्ष है उसमें आप एटम बॉम्ब वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ शांति की चीज़ करोगे। तो वर्ल्ड में शांति बनाने में बहुत इंपॉर्टेंस है यूएनओ की। फोर्थ पॉइंट देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है, यानी कि एक ऐसी जगह दी है जहां पे सारे देश मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया, यानी कि हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे साइंटिफिक फील्ड हो, ठीक है, चाहे सोशल फील्ड हो, हर चीज़ को यूएनओ ने बढ़ाया है। इतनी सारी एजेंसियां हैं यूएनओ की, जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। वो सारी क्या करती हैं? कोई कल्चर को प्रमोट करती है, कोई गरीब देशों का भला करती है, कोई लड़ाई को रोकती है, कोई हेल्थ को प्रमोट करती है, कोई लोन देती है गरीब देशों को। तो हर तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है, इसीलिए यूएनओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो फिफ्थ, अन्य उपलब्धियाँ। संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक इत्यादि गैर राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कि पॉलिटिकल ही नहीं, सिर्फ और एरिया में भी यूएनओ ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी निभाई है और बहुत एरिया में उसने काम किया है। तो यूएनओ जो है उसे आज हम नकार नहीं सकते।
बहुत इंपॉर्टेंट वो संगठन है। थोड़ी बहुत कमियां हर चीज़ में होती हैं, यूएनओ में भी हैं, उन्हें सुधार लिया जाए तो यूएनओ जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन रह ही नहीं जाएगी। पर फिर भी कमियों के साथ साथ भी यूएनओ आज बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। इसीलिए इसे कोई भी देश ख़त्म करना नहीं चाहता। इसने ही वर्ल्ड वॉर को रोका है, इसने ही विश्व में शांति बनाई है। समझ गए अब? तो यूएनओ एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है आज के टाइम पे। अब देखो आप लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वही है जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें क्या क्या कमियां हैं। अब देखो इसमें इन्होंने कैसे लिख रखा है क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। तो यूएनओ में एक ही कमी है, वो कहाँ पे है? सुरक्षा परिषद में, कि वहाँ पे और मेंबर्स को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 5 की चलती है। तो वही बात कहनी है इसमें हमें कि सुरक्षा परिषद में अगर बदलाव हो जाएंगे तो यूएनओ अपने आप सुधर जाएगा। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, अर्थात सुरक्षा परिषद में ही अधिकांश सुधारों की बात की जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों जैसे महासभा में भी सभी सदस्य राज्यों का समान अधिकार प्राप्त है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार हो जाएंगे तो अपने आप यूएनओ में सुधार हो जाएगा। यूएनओ की और भी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ हुआ, वहाँ की महासभा हुई, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सभी देशों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ही है जिसमें कि सबको अधिकार नहीं दिए गए। महासभा में तो सभी देशों को जो है वो समान अधिकार, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद में सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए, बल्कि 5 स्थायी सदस्यों को सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त है। अतः सुरक्षा परिषद में बदलाव को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के रूप में पुकार लिया जाता है। तो वही बात है, बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत ही नहीं है, हर एक जगह पे इक्वल राइट्स मिले हैं सबको, केवल सुरक्षा परिषद में ही दिक्कत है। अगर उसको सुधार लेंगे तो अपने आप ही यूएनओ सुधर जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या क्या है इसमें, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, वीडियो में भी पढ़ा रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ा रखा है। तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? पहला बदलाव तो ये होना चाहिए कि वीटो पावर ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा बदलाव ये होना चाहिए कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तीसरा बदलाव ये होना चाहिए कि भारत जैसे देशों को या अन्य किसी बड़े देश को वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चौथी बात ये है कि वहाँ पे जो है उसकी परमानेंट आर्मी होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी काउंसिल में और ये सारे सुधार उसमें होने चाहिए। तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। आपके लिए मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनकी वीडियोस भी। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने आपके लिए सभी चीज़ें रेडी कर दी हैं। अब आपको भी अपना काम पूरा करना है, आपको इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और समझने के बाद अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स अब की बार लेके आने हैं। ठीक है, मेरा भी भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है, और आपके पेरेंट्स का भी भरोसा है। तो आपको दोनों के भरोसे पे खरा उतरना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है आपके सिलेबस से। तो आप बस वीडियोस को फॉलो करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाकर सीक्वेंस से सारी वीडियो देखो, ठीक है, और हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।